हेलो एवरीवन, होपफुली आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो एल्बो पेन के ऊपर थी, जिसमें मैंने 10-12 कंडीशंस के ऊपर बात की है कि किस किस वजह से एल्बो पेन होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि शोल्डर पेन किन किन कारणों से होता है। जैसा कि हमने देखा कि एल्बो में हमने एरिया वाइज अलग अलग कंडीशन को डिस्कस किया था। एंटीरियर एल्बो पेन का क्या कारण होता है, लैटरल एल्बो पेन का क्या कारण होता है, मीडियल एल्बो पेन का क्या कारण होता है, पोस्टीरियर एल्बो पेन का क्या कारण होता है। बट शोल्डर के केस में एरिया वाइज डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे समझिए आपको एक टेंडन है जिसको हम बाइसेप्स टेंडन बोलते हैं। कभी कभी इसका पेन ऊपर भी जाता है। सो ऊपर एक और स्ट्रक्चर है जो सुप्रास्पाइनेटस है, जिसका पेन नीचे आता है। या आप मोस्ट कॉमन कंडीशन मान लीजिए फ्रोजन शोल्डर आपने सुना होगा, तो कंधे का पेन यहाँ तक आता है। सो एरिया के हिसाब से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना या डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल है। इस वीडियो में मैंने कुछ 10 से 15 कुछ ऐसे कंडीशंस के बारे में बात की है जिसमें आपको शोल्डर पेन होता है। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग उन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट जो कंडीशन है, पहला उसको हम लोग रोटेटर कफ इंजरी बोलते हैं। रोटेटर कफ इंजरी मतलब आपका जो ये शोल्डर जॉइंट है ये 2 बोन से बना हुआ है। पीछे जो हमारी हड्डी है उसको स्कैपुला बोलते हैं, और स्कैपुला के साथ ये वाली जो हड्डी है वो ह्यूमरस, वो इस तरह जॉइंट बनाती है। बट वो पूरा अंदर की तरफ ऐसे फिट इन नहीं होती है, थोड़ा बाहर की तरफ रहती है वो नॉच में। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से 4 मसल्स होती है जिसको हम रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं। सो रोटेटर कफ में 4 मसल जो होती है वो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस, ऐसे 4 मसल्स हैं। सो अगर खाली मैं रोटेटर कफ के बारे में बात करने जाऊंगा तो 1 घंटा भी शायद कम पड़ेगा। सो थोड़ा शॉर्ट में हम रोटेटर कफ इंजरी कैसे होती है, क्या सिम्टम्स आते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल को रेफ़र करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मोस्ट कॉमनली क्या होता है, रोटेटर कफ इंजरी कैसे होती है दोस्तों। रोटेटर कफ इंजरी एग्रेसिव जिमिंग करने से भी हो सकती है, ओवरहेड एक्टिविटी से हो सकती है, ओवरहेड स्पोर्ट्स की वजह से हो सकती है, डायरेक्ट इंजरी होने की वजह से हो सकती है। सो जनरली रोटेटर कफ इंजरी में आपको यहाँ पर शोल्डर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है। कुछ एक्टिविटीज़ पेनफुल होती हैं, जैसे आप सामने से हाथ उठाए या साइड से हाथ उठाए तो आपको वो दर्द होता है। ओवरहेड एक्टिविटीज़ करने में, कपड़े पहनने में आपको तकलीफ़ होती है। अगर माइनर इंजरी है तो हम उसको साइट ऑफ पेन से, या कुछ टेस्ट होता है क्लिनिकली जिसको हम एम्प्टी कैन टेस्ट बोलते हैं, उससे पता चल जाता है कि रोटेटर कफ इंजरी है कि नहीं। उसमें भी स्पेसिफिकली सुप्रास्पाइनेटस मसल इन्वॉल्व है कि नहीं। सो अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 इंजरी है तो फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज करके मोडालिटीज़ लगा के 6 से 8 वीक में वो कंडीशन ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपका समझिए आपने MRI किया हुआ है, उसमें ग्रेड 3 दिखा रहा है, कंप्लीट टेयर दिखा रहा है, जिसमें आपको सिम्टम्स के ऊपर भी वो पता चल जाता है कि आपका हाई ग्रेड है कि नहीं। सो अगर आपका हाथ उठ ही नहीं रहा है और या फिर कोई पैसिवली आप उठा रहे हैं लेकिन वो वहाँ रुक नहीं पा रहा है, अपने आप नीचे चले जा रहा है, इसका मतलब वो टेयर है। सो अगर वो कंप्लीट टेयर है तो उसमें मोस्टली आपको सर्जरी की ज़रूरत ही पड़ती है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट जो कंडीशन है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसको स्लैप टेयर बोलते हैं। स्लैप का फुल फॉर्म है सुपीरियर लेब्रम एंटीरो पोस्टीरियर। सो शोल्डर जॉइंट में सबसे टॉप पे यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, जैसे हमारे नी जॉइंट में, एल्बो में हर जगह लिगामेंट होता है, वैसे यहाँ पे भी वो स्ट्रक्चर है जो हमारे शोल्डर को स्टेबिलिटी देता है। सो हम उसको सुपीरियर लेब्रम बोलते हैं। वो एंटीरो पोस्टीरियर मतलब आगे पीछे की तरह से एक तरफ से फट जाता है। सो उसको हम स्लैप टेयर बोलते हैं। अगर वो जनरली आप क्लिनिकली स्पेशल टेस्ट वगैरह करके उसको डायग्नोस कर सकते हैं। बट MRI क्या करता है, आपके क्लिनिकल असेसमेंट को एक कंफर्मेशन देता है। सो वो बताता है कि आपको ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 इंजरी जो होती है स्लैप की, वो 6 to 8 वीक्स में या मैक्सिमम अप टू 3 मंथ्स में पूरी तरह से ठीक की जा सकती हैं विदाउट एनी सर्जरी। कंजर्वेटिवली लाइक फिजियोथेरेपी करके आप उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, अब फ्रोजन शोल्डर का जो दूसरा नाम है उसको अडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। अडेशन मतलब स्टिफनेस, कैप्सुलाइटिस मतलब कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन है तो डेफिनेटली आपको पेन भी होगा। तो शोल्डर में आपको इस यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्द होता है।
ठीक है। उसके अलावा आपको सूजन भी होती है, और आपका जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ है, मतलब कपड़े पहनना, टी शर्ट पहनना हो, शर्ट पहनना हो, आपको डिफ़िकल्टी होती है, हेयर कोम करने में तकलीफ़ होती है, आप पूरी तरह से हाथ ऊपर नहीं ले जा सकते, साइड से पूरी तरह आपका हाथ ऊपर नहीं जाता, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो हम जब उसको डायग्नोस करते हैं, क्लिनिकली पेशेंट को चेक करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसको एप्लीज क्रैश टेस्ट करने बोलते हैं, मतलब हाथ पीछे लेते हैं और ऐसे पूरी तरह से ऊपर लेने बोलते हैं, जो वो पेशेंट नहीं कर पाता है। दूसरा एक चीज़ होती है कैप्सुलर पैटर्न, मतलब हमारे मूवमेंट्स किस किस डायरेक्शन में कितना ज़्यादा अफेक्टेड है, हम वो चेक करते हैं। तो हमारा एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब ये वाला मूवमेंट कितना अफेक्टेड है, इसके अलावा ये कितना अफेक्टेड है साइड वाला, हम इसको अबडक्शन बोलते हैं। एंड फिर इंटरनल रोटेशन कितना रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसके बेसिस पर डायग्नोसिस होता है। सो फ्रोजन शोल्डर का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर अगर देखा जाए सो एक क्रॉनिक कंडीशन है, वो ऑल ऑफ सडन कोई इंजरी नहीं अचानक से आ गई, वो धीरे 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 होता रहता है, मतलब आपका कैप्सूल धीरे धीरे स्टिफ होने लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके जो मसल्स है वो भी एक पोजीशन में अडाप्ट होने लग जाते हैं, तो टाइटनेस लाते हैं। तो आप जब तक मसल्स को, जब तक आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, जो मूवमेंट है, वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा या फुल आप अचीव नहीं कर पाते हैं, तब तक वो पेन पूरी तरह नहीं जाता है। तो आपको शोल्डर जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जो 4 जॉइंट से बना है। अगर आप देखें तो ये ह्यूमरस के साथ ग्लेनोइड कैविटी, तो ग्लेनियोह्यूमरल जॉइंट है। फिर यहाँ पे एसी जॉइंट है, जॉइंट स्टर्नम के साथ क्लैविकल जॉइंट बनाता है, जिसको हम स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट बोलते हैं। हमारा स्कैपुला थोरैक्स के साथ जॉइंट, थोरैसिक वर्टिब्रेस के साथ जॉइंट बनाता है, उसको स्कैपुलो थोरैसिक जॉइंट बोलते हैं। सो आपको स्कैपुला, ग्लेनियोह्यूमरल जॉइंट, मतलब ओवरऑल सारे एरियाज को आप अगर ट्रीट करते हैं तो जो आपका आउटकम होता है वो बेस्ट आता है। मतलब एक कहने का मतलब, आप जब एक्सरसाइज करेंगे सो आप सारे एरियाज़ को एड्रेस कीजिए, और एक बार आपने फुल रेंज अचीव कर लिया तो आपका पेन ऑटोमेटिकली चले जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है दोस्तों, उसको एसी जॉइंट अर्थरोसिस बोलते हैं। तो ये जो हमारा बोन है उसको हम कॉलर बोन बोलते हैं। तो कॉलर बोन यहाँ जाकर ये स्कैपुला का एक प्रोसेस होता है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। तो एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, एसी जॉइंट में जनरली प्रॉब्लम कब होती है, अगर किसी वजह से इंजरी हो गई वहाँ पर, या फिर यहाँ पे जो दोनों मतलब जॉइंट के बीच में जो लिगामेंट है उसमें डीजनरेशन हो गया इंजरी की वजह से। सो कभी कभी वो धीरे धीरे अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पेस रिड्यूस हो जाता है जॉइंट्स के बीच में, वो फ्रिक्शन होने लगता है जब भी आप ओवरहेड मूवमेंट्स करते हैं। बेसिकली ये जो मूवमेंट है, अंदर की तरफ वाला जो मूवमेंट है, ये ज़्यादा पेनफुल होता है। सो एसी जॉइंट को ठीक करने के लिए आप एसी जॉइंट मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, साथ में स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट को मोबिलाइज करना है, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट को मोबिलाइज करना है, एंड प्लस धीरे धीरे आपको शोल्डर के अराउंड मसल्स को या स्कैपुला के अराउंड मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, सो दैट कि वो पेन रिलैप्स ना हो। आप वहाँ लोकल अल्ट्रासोनिक थेरेपी भी दे सकते हैं। सो जो नेक्स्ट कंडीशन है उसको हम GERD बोलते हैं, GIRD, ग्लिनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट। सो ये वाला मूवमेंट जो है इसको इंटरनल रोटेशन बोलते हैं, या ये वाला मूवमेंट भी इंटरनल रोटेशन है। तो आप कैसे चेक करते हो? सो दोनों हाथ को आपको इस तरह से रखना है और आपको दोनों ये नीचे की तरफ लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला ये 90 डिग्री आ रहा है, ये 70 डिग्री अटक गया है या 60 डिग्रीज पे है, तो इसका मतलब आपका इंटरनल रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। सो बहुत सारे कारणों से ये होता है। कभी कभी आपके जो आगे के मसल्स है उसको हम पेक्टोरल्स बोलते हैं, वो अगर टाइट हैं, आपके पीछे के जो मसल्स हैं स्कैपुलर मसल्स अगर वो वीक हैं, तो मोस्टली आपको ग्लिनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट हो जाता है। और बहुत बारी तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक अडेप्टेशन की वजह से भी होता है। मतलब जैसे अगर आपके ये जो मसल्स हैं जो आपके मूवमेंट बाहर की तरफ करते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल रोटेटर्स बोलते हैं, अगर वो इसेंट्रिकली बहुत ज़्यादा आपने उसको ट्रेन कर दिया, वो भी आपको एक तरह से GERD कॉज करते हैं। दूसरा जो है ओवरहेड एक्टिविटीज़ जिसका भी होता है, उन एथलीट्स को भी मोस्टली आपको GERD होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। थर्ड जो है कॉन्ट्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर कैप। सो GERD को आप फिजियोथेरेपी से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा कोई सीरियस इशू नहीं है। नेक्स्ट जो कंडीशन है जिसको हम बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस बोलते हैं, जैसा कि नाम है बाइसिपिटल। सो जो हमारा बाइसेप्स है दोस्तों, वो उसका यहाँ से टेंडन निकलता है, इसको हम बाइसिपिटल ग्रूव बोलते हैं। सो वो ग्रूव में कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन किसी भी कारण से हो सकता है, एक्टिविटीज़, ओवर एक्सर्शन, इंजरी, या फिर कभी कभी रोटेटर कफ इंजरी हुई है, उसके साथ बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस एसोसिएटेड होता है। सो उसके लिए हम
इस तरह से कुछ ऐसे स्पीड टेस्ट करते हैं। अगर आपको इस एरिया में पेन आ रहा है तो वो डायग्नोज होता है कि आपको बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस है। कभी कभी हमको यर्गैसन टेस्ट भी करना पड़ता है, जो दूसरा टेस्ट है जो बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस को डायग्नोज करता है। बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस जनरली 3 to 6 वीक्स में विथ फिजियोथेरेपी पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है दोस्तों, उसको हम शोल्डर इम्पिंजमेंट बोलते हैं। तो शोल्डर इम्पिंजमेंट मतलब एक तरह से जॉइंट टकराना। आप क्या होता है, जो हमारा सबसे टॉप पे मसल है, जैसे कि हमने अभी बात की रोटेटर कफ मसल्स, सो वो ग्लेनोइड रिब में टकराते हैं, वो पर्टिकुलर एंगल में जाके हिट होता है। सो वो बहुत सारे रीज़न से हो सकता है। इम्पिंजमेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इंटरनल इम्पिंजमेंट, एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट, प्राइमरी इम्पिंजमेंट, सेकेंडरी इम्पिंजमेंट। मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आप समझिए कि जॉइंट स्पेस रिड्यूस होने की वजह से पर्टिकुलर मूवमेंट में एक एंगल पे जाके आपको पेन होने लग जाता है। मोस्टली ये वाला एंगल आपको पेनफुल होता है, सो उसको हम इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। बट वो बहुत सारे कारणों से होता है। अगर आपको रोटेटर कफ टेयर है या आपका स्कैपुलर मसल्स में डिस्काइनेसिया है, मतलब स्कैपुलर के अराउंड जो मसल्स है, किसी में ज़्यादा ताकत है, किसी में कम ताकत है, आपका पॉस्चर ख़राब है, तो आपको इम्पिंजमेंट हो सकता है। जैसे मैंने अभी गर्ड की बात की, अगर गर्ड हुआ है तो भी आपको इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो सकता है। अगर आपको स्लैप टेयर है, उस कंडीशन में भी आपको इम्पिंजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है दोस्तों, वो है शोल्डर बर्साइटिस, या आप दूसरे टर्म में इसको बोल सकते हैं सब एक्रोमियल बर्साइटिस। सो इसमें आप हर एक मूवमेंट अगर आप करवाएं पेशेंट से, सब मूवमेंट फ्री होता है, सिर्फ एलिवेशन। जब आप शोल्डर को एलिवेट करेंगे, आप जनरली रेंज ऑफ मोशन जो होता है दोस्तों, इसमें पूरी तरह से फ्री होता है, बट आपको सिर्फ शोल्डर एलिवेशन में पेन होता है। सो जनरली क्या होता है, शोल्डर बर्साइटिस क्या होता है, जो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है उसके जस्ट नीचे एक पाउच होता है जिसमें फ्लूइड होता है। कभी कभी इंजरी की वजह से वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो उसको हम सब एक्रोमियल बर्साइटिस बोलते हैं। सो ये जस्ट सुप्रास्पाइनेटस जो हमारी मसल होती है उसके जस्ट ऊपर होता है। सो कभी कभी सुप्रास्पाइनेटस मसल में इंजरी होती है, उसके साथ बर्साइटिस भी एसोसिएटेड होता है। को ट्रीट करना बहुत आसान है दोस्तों। एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे, एंड फिजियो रिलेटेड एक्सरसाइज करके आप उसके पेन को मैनेज कर सकते हैं, और लेटर आप उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। मोस्टली इसका जो डायग्नोसिस है वो MRI के थ्रू ही होता है, क्लिनिकली डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट जो कंडीशन है दोस्तों, अपर क्रॉस सिंड्रोम बोलते हैं उसको। अपर क्रॉस सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, आप अगर फॉल्टी पोस्चर में बैठते हैं और आपको उस तरह से हैबिट हो जाती है, सो हमारा जो ये मसल है अपर ट्रैप्स और लिवेटर स्कैपुले, ये टाइट हो जाता है, और पीछे के जो मसल्स हैं सेरेटस और लोअर ट्रैप्स, वो वीक हो जाते हैं। सो ये जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से मतलब पॉस्चरल जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से आपका जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी के बीच में जो जॉइंट है, वो थोड़ा सा उसका स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। स्टेबिलिटी जब डिक्रीज़ हो जाता है तो फिर आपको ये शोल्डर एरिया में पेन होना चालू हो जाता है। अपर क्रॉस सिंड्रोम को आप पॉस्चरल करेक्शन एक्सरसाइज करके पूरी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है दोस्तों, शोल्डर हैंड सिंड्रोम। शोल्डर हैंड सिंड्रोम को हम CRPS भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, या आप कोई पोस्ट स्ट्रोक सिंड्रोम भी बोलता है, कोई RSD भी बोलता है, रिफ्लेक्स सिम्पैथेटिक डिस्ट्रॉफी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको इस एरिया में पेन होगा, स्वेलिंग होगा, स्किन में चेंजेस दिखेंगे, स्किन में मतलब कभी शाइनी हो जाएगा, हाइपरअल्जेसिया होगा, आपका ये जो पेक्टोरलिस माइनर और मेजर मसल है, मतलब चेस्ट के जो मसल्स हैं वो टाइट रहते हैं मोस्टली। ये जनरली ट्रॉमा की वजह से होता है, और भी कॉज हो सकते हैं, जैसे मल्टीपल रिपीटेटिव इंजरी हुई है उस एरिया में तो भी आपको ये चीज़ हो सकती है। तो आप मेडिकल मैनेजमेंट में आप NSAIDs वगैरह ले सकते हैं विद अपने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे, एंड फिजियोथेरेपी और टेंस इसमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है फ्रेंड। नेक्स्ट जो कंडीशन है दोस्तों, वो आपका अगर ह्यूमरस के हेड में, प्रॉक्सिमल में, नेक में फ्रैक्चर है तो भी आपको शोल्डर में पेन हो सकता है। वो आप लाइक आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखा के कंजर्वेटिवली या आपको विद सर्जरी आप उसको मैनेज कर सकते हैं अलॉन्ग विथ मेडिकेशन। अगला जो कंडीशन है दोस्तों जो आपको शोल्डर पेन दे सकता है, शोल्डर डिसलोकेशन। तो कभी कभी
रग्बी प्लेयर्स हो गए या ऐसे भी किसी को भी इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से कभी कभी आपका हाथ शोल्डर निकल जाता है। कितने लोग खुद ही उसको बिठा लेते हैं। तो क्या होता है, आपका जो इंफीरियर स्ट्रक्चर्स हैं शोल्डर में वो वीक होते हैं। सबस्कैपुलरिस मसल हो गया और लिगामेंट्स हो गए, अगर वो वीक है तो वो उतर जाता है। अगर साल में 5-6 बार हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है। वो स्टेबलाइजेशन नहीं है शोल्डर में, तो धीरे धीरे दूसरे स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करके और आपको दूसरी तकलीफ़ देगा। बेटर है वो ऑपरेट करा सकते हैं। अगर साल में 1 बार हो रहा है तो आप उसको रिहैब करके, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करके, वो एरिया के मस्कुलेचर को स्ट्रांग बना के आप उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लास्ट 2 कंडीशन है दोस्तों। नेक्स्ट है रेफर्ड पेन फ्रॉम द नेक। कभी कभी आपको नेक में अगर स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उसका भी पेन आपको हाथों में ट्रैवल होता है। बट उस पेन के साथ साथ दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे टिंगलिंग हो रही है, झंझनाहट हो रही है, मूंगी आ रही है, सूनापन आ रहा है, वो सब सिम्टम्स आते हैं। सो कभी कभी रेडिकुलोपैथीज मतलब नर्व रिलेटेड पेन्स भी आपको शोल्डर में पेन दे सकते हैं। लास्ट कंडीशन जो है दोस्तों, उसको हम AGMR बोलते हैं, एंटीरियर ग्लेनॉइड मीडियल रोटेशन सिंड्रोम। अगेन इसमें क्या होता है, आपका जो ग्लेनॉइड है जिसमें हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस बैठता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ रहता है। सो जब उसका पोजीशन एंटीरियरली होता है सो आपका शोल्डर राउंडेड होता है। जब आपका शोल्डर राउंडेड होगा सो आपका जो मीडियल रोटेशन है मतलब अंदर की तरफ वाला जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होने लग जाता है। सो आपको ये एंटीरियर एरिया में, सुपीरियर एरिया में पेन आता है। वो भी फिजियोथेरेपी से आप उसको कम्प्लीटली रिजॉल्व कर सकते हैं।